योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आज हम लोग महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन योग सूत्र की जो व्याख्या है, योग का जो ये परिभाषा है योग की, उसको जानेंगे। सबसे पहले योग शब्द का अर्थ क्या है? योग शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? योग शब्द संस्कृत के युज धातु से घय प्रत्यय के योग से निष्पन्न है। व्याकरण में युज धातु को 3 अर्थों में बताया गया है। युज समाधौ, युजिर योगे और युज संयमिने। अब इसमें यहाँ पर इसी प्रकार योगी याज्ञवल्क्य ने भी याज्ञवल्क्य नामक ग्रंथ में संयोग अर्थ में योग शब्द का प्रयोग किया है। संयोगो योग इत्युक्तः जीवात्म परमात्मनोः। इसी प्रकार भोजदेव ने भी कहा है, पतंजलि मुनेरुक्तिः काव्य पूर्वा जयत्यसौ ओम प्रकृत्योर वियोगोपि योग इत्युदितो यया। संयोग को योग कहा, जीवात्मा और परमात्मा का जो मिलन है। इसी तरह पतंजलि क्या कहते हैं? भोजदेव ने कहा कि प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है, उसका वियोग भी योग कहलाता है। इसी प्रकार से योग दर्शन के अथ योगानुशासन में इस प्रथम सूत्र की व्याख्या व्यास जी करते हैं और कहते हैं, योगः समाधिः सच सार्वभौम चित्तस्य धर्मः। योग शब्द का अर्थ समाधि है। यह समाधि चित्त का सार्वभौमिक धर्म है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पातंजल योग दर्शन में प्रयुक्त योग शब्द की निष्पत्ति युज समाधौ धातु से हुई है। इस प्रकार से समाधि का अर्थ होगा सम्यक आधीयते एकाग्री क्रियते चित्तम अस्मिन् इति समाधि ही। अर्थात जहाँ हमारा चित्त किसी एक ध्येय में भली भांति एकाग्र हो जाए, चित्त का वह एकाग्र होना ही समाधि है। इसी को हम समाधि कहते हैं। भाष्यकार ने समाधि को चित्त का सार्वभौम धर्म कहा है। चित्त शब्द का अर्थ है अंतःकरण सामान्य, अर्थात बुद्धि, अहंकार, मन, ये 3 अंतःकरण हैं। इन 3 का सामान्य नाम चित्त है। सार्वभौम शब्द का अर्थ है सर्वासु भूमिषु भवः, अर्थात वह धर्म जो चित्त की सभी भूमियों में हो, वह सार्वभौम कहलाता है। भूमि शब्द का तात्पर्य क्या है? अवस्था विशेष। इस प्रकार चित्त की सभी अवस्थाओं में होने वाला धर्म समाधि कहलाता है। चित्त की भूमियां कौन कौन सी हैं? कहते हैं, चित्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम चेति चित्त भूमयः। ये चित्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये चित्त की 5 भूमियां हैं। इन 5 भूमियों को इन इनको 5 अवस्था भी कहते हैं। इनका कारण क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं। इन गुणों का यह स्वभाव है कि इसमें निरंतर संघर्ष चलता रहता है। कभी सत्वगुण प्रबल होकर रजोगुण और तमोगुण को दबा देता है, तो कभी रजोगुण और तमोगुण के प्रबल हो जाने पर स्वयं सत्वगुण उससे दब जाता है। और गुणों के इस संघर्ष के कारण ही त्रिगुणात्मक चित्त की ये 5 अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें हम चित्त की भूमियां या चित्त की 5 अवस्थाएं कहते हैं। आत्मा को छोड़कर संसार के समस्त पदार्थ त्रिगुणात्मक हैं। इसी प्रकार चित्त भी त्रिगुणात्मक है। चित्त की अवस्थाओं को समझने के लिए तीनों गुणों के स्वरूप को समझना आवश्यक है। गुणों के स्वरूप का वर्णन सांख्य दर्शन में प्राप्त होता है। यहाँ पर हम लोग क्रमशः तीनों गुणों को समझेंगे। सत्वगुण सत्वगुण का स्वरूप है। सत्वगुण सुख स्वरूप है, लघु है एवं प्रकाशक है। अर्थात सत्वगुण की प्रबलता के कारण हमें सुख की अनुभूति होती है। सत्वम सुखे संजयति। शरीर में हल्कापन आता है, मन में स्फूर्ति आती है। सत्वगुण के कारण ही विषयों का प्रकाशन अर्थात उनका ज्ञान होता है। इसी प्रकार रजोगुण के स्वरूप को जानेंगे। रजोगुण कैसा है? रजोगुण दुख स्वरूप है। रजोगुण में उत्तेजना होती है।
और वह चंचलता को प्रदान करता है तथा प्रवृत्ति कारक है। हम कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। रजोगुण की प्रबलता के कारण ही हमें दुख की अनुभूति होती है। रजसस्य फलम दुःखम, उत्तेजना आती है तथा मन में चंचलता होती है। कार्य में प्रवृत्ति भी रजोगुण के कारण ही होती है। इसी प्रकार हम तमोगुण को जानेंगे। तमोगुण का स्वरूप कैसा है? तमोगुण विषादात्मक है, गुरु है और आवरक है, आच्छादक है। अर्थात तमोगुण की प्रबलता के कारण ही हमें विषाद या मोह होता है। शरीर और मन में भारीपन की अनुभूति होती है। साथ ही यह तमोगुण ज्ञान का आवरक होने से प्रवृत्ति को रोकने वाला होता है। अब हम चित्त की 5 भूमियों को जानेंगे। सबसे पहले क्षिप्त भूमि। क्षिप्त भूमि के स्वरूप का निरूपण आचार्य विज्ञान भिक्षु ने इस प्रकार किया है। क्षिप्तम रजसा विषयेष्वेव वृत्तिमत। जब रजोगुण के प्रबल होने के कारण चित्त निरंतर विषयों में ही विचरण करता हुआ उन विषयों के आकार में आकारित होता है, तब वह चित्त क्षिप्त भूमि वाला कहलाता है और चित्त की यह अवस्था चित्त भूमि कहलाती है। दूसरी मूढ़ भूमि है। मूढ़ भूमि तमसा प्रधान होती है। तम भूमि प्रधान है, अर्थात मूढ़म तमसा निद्रादि वृत्तिमत। जब चित्त तमोगुण की प्रबलता के कारण निद्रा, आलस्य आदि से युक्त हो, चित्त की वह अवस्था मूढ़ भूमि कहलाती है। विक्षिप्त भूमि कैसी है? तो कहते हैं क्षिप्तात् विशिष्टम विक्षिप्तम सत्वाधिक्येन समादधदपि चित्तम रजो मात्रया अंतरा अंतरा विषयांतर वृत्तिमत। इस प्रकार से विक्षिप्त भूमि क्षिप्त भूमि से विशिष्ट भूमि है। सत्व गुण की उसमें प्रबलता होती है, जिसके कारण चित्त कुछ समय तक समाहित होता है, अर्थात एकाग्र होता है। परंतु बीच बीच में रजोगुण के प्रभाव से चित्त में पुनः अन्य विषय के आकार में आकारित होने की अवस्था आ जाती है। इस प्रकार से इस भूमि को भी योग के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। चौथी भूमि हमारी एकाग्र भूमि है। चित्त की एकाग्री भूमि का निरूपण इस प्रकार है। एकस्मिन्नेव विषयेऽग्रं शिखा यस्य चित्तदीपस्येत्येकाग्रं निवातस्थदीपवत्। कहते हैं चित्त की वह भूमि एकाग्र भूमि कहलाती है, जहाँ चित्त किसी एक ध्येय में स्थिर हो जाता है। इसकी उपमा इस प्रकार दी गई है, जिस प्रकार वायु के प्रकोप से रहित किसी स्थान में रखे हुए दीपक की शिखा एक बिंदु पर स्थित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से चित्त जब किसी एक विषय में स्थिर हो जाता है, चित्त की वह अवस्था एकाग्र भूमि कहलाती है। एकाग्र भूमि में संप्रज्ञात योग सिद्ध होता है। अब निरुद्ध भूमि की चर्चा करते हैं। निरुद्ध भूमि की व्याख्या इस तरह की गई है। निरुद्धंच निरुद्ध सकल वृत्तिकम संस्कार मात्र शेषम। चित्त की जिस अवस्था विशेष में समस्त वृत्तियों का निरोध होता है, जहाँ पर चित्त में संस्कार मात्र शेष रह जाता है, चित्त की वह अवस्था निरुद्ध भूमि कहलाती है। इस चित्त भूमि में असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। इस तरह से ये चित्त की 5 भूमियां महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में व्यास जी के द्वारा कही गई हैं। पतंजलि का योग लक्षण योगस चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध होना योग कहलाता है। चित्त जिस जिस स्थिति या रूप में रहता है, अर्थात जिस जिस स्थिति में परिणत होता है, वह स्थिति, वह रूप, वह परिणाम चित्त की वृत्ति है। चित्त का भिन्न भिन्न वस्तु के आकार में आकार लेना ही चित्त की वृत्ति है। चित्त की 3 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। इस प्रकार से प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इन्हीं 5 वृत्तियों में अंतर्वृत्तियों का समावेश हो जाता है, अर्थात अनंत वृत्तियां इसमें समाहित हो जाती हैं। इन सभी वृत्तियों का निरोध तासाम निरोधो बहिर्मुखतया
कहते हैं कि केवल सात्विकी, राजसी या तामसी वृत्ति का निरोध योग नहीं है, क्योंकि इसमें राजसी और तामसी वृत्तियां बनी रहती हैं। अतः इस प्रकार के वृत्ति निरोध से कैवल्य संभव नहीं होता। दूसरा, यदि सात्विकी, राजसी तथा सात्विकी तामसी वृत्तियों का निरोध किया जाए तो इसको भी कहते हैं, इसमें भी राजसी और तामसी में से किसी एक के बने रहने के कारण अज्ञान बना ही रहेगा। इसी प्रकार राजसी तामसी वृत्तियों का निरोध अवश्य ही योग है, क्योंकि इसमें सात्विकी वृत्ति के निर्बाध रूप से उदित रहने से विवेक ख्याति का उदय होता है तथा उससे कैवल्य संभव है। इसे हम संप्रज्ञात योग कहते हैं। चित्त वृत्ति निरोध का फल कैवल्य है, जैसा कि सूत्रकार ने कहा है, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। इस अवस्था में सात्विकी, राजसी तथा तामसी अर्थात समस्त वृत्तियों का निरोध तो योग अवश्य है, क्योंकि इस अवस्था में कैवल्य निश्चित होता है। अतः इसे हम असंप्रज्ञात योग कहते हैं। इस प्रकार चित्त की वृत्तियों का निरोध योग कहलाता है। अब इसके बाद आगे हम लोग आचार्य विज्ञान भिक्षु के द्वारा कहे गए इस सूत्र के योग लक्षण को जोड़कर दोष रहित योग लक्षण को यहाँ बता रहे हैं। दृष्टि स्वरूपावस्थिति हेतु चित्तवृत्ति निरोधो योगः। वही योग, वही चित्तवृत्ति निरोध योग है जो दृष्टा अर्थात पुरुष के चिन्मात्र रूप स्वरूप में अवस्थित के प्रति हेतु हो। क्षिप्त आदि भूमियों में होने वाला यत्किंचित चित्तवृत्ति निरोध दृष्टा के स्वरूप में अवस्थिति के प्रति हेतु नहीं है। अतः यहाँ पर योग लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। इस प्रकार आचार्यों के द्वारा बताया गया योग लक्षण ही सूत्रकार महर्षि पतंजलि को वस्तुतः अभिप्रेत रहा होगा।